हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर जो है सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर नंबर सेकंड जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2016 का जो है प्रीवियस ईयर पेपर को जो है बिल्कुल संपूर्ण पेपर को जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद में अंत लघुत्तरीय प्रश्न और उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न, यानी संपूर्ण पेपर को जो है इस वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे जो 2016 में बना हुआ है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें या फिर नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पेपर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया है प्रीवियस ईयर का, ये पेपर सेकंड जो है स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेपर यहाँ पे सेकंड 2016 का। और उसके बाद में अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा पेपर देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं क्लिक करके। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2016 का पेपर। यहाँ पे देख सकते हैं 2016 का ये पेपर है और उसके बाद में ये सेकेंड सेमेस्टर का है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये 50 नंबर का पेपर होता है आपका और 2 घंटे समय मिलते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका आता है 15 नंबर। और उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 25 शब्दों में लिखना होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है 75 शब्दों में लिखना होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे है पटेल एक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पर बने कानून से, प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता और परिमाणात्मक वृद्धि से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो यहाँ पे पटेल एक्ट जो है किससे संबंधित है? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही है, प्रारंभिक शिक्षा के में गुणात्मक और परिणात्मक वृद्धि से। सेकंड की बात करें तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित होता है। जो मार्गदर्शक सिद्धांत होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है निहित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होना चाहिए, या पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना चाहिए, या विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए, या कक्षा की गतिविधियों को जो है परीक्षा में कम महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सही है ये थर्ड सही है, क्योंकि जो है एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को जो है बाहरी दुनिया से जो है किस प्रकार से जोड़कर जो है पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद में थर्ड नंबर में दिया हुआ है कि गोखले बिल प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पे 16 मार्च 1910 को, 20 मार्च 1911 को, 16 मार्च 1911 या 20 अप्रैल 1910। तो ये 16 मार्च 1911 को जो है गोखले विधेयक को जो है प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में 4 नंबर में हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने का प्रस्ताव किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हंटर कमीशन के समक्ष जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने का प्रस्ताव जो है दादा भाई नौरोजी ने रखा था। उसके बाद में हम 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म जो है हुआ था हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञापत्र द्वारा, या मैकाले के विवरण पत्र से, या वुड के आदेश पत्र से। तो ये जो हुआ था ये पाश्चात्य विवाद का जन्म जो है 1813 के आज्ञापत्र से हुआ था। 6 नंबर की बात करते हैं, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे देख सकते हैं अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, या टीएम श्री एम टी व्यास, श्री डी एस कोठारी, या डॉक्टर ताराचंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा श्री डी एस कोठारी। उसके बाद में 7 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, या 10वीं पंचवर्षीय योजना में, या 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में
स्कूल चलो अभियान जो है कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ये गलत दिया है, ये 2000 में चालू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका ये राइट आंसर है। ये जो उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी, ये सन 2000 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में 10 नंबर, यहाँ पे 11 नंबर की हम बात करते हैं। 11 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान, ठीक है? सर्वप्रथम जो है संपूर्ण साक्षरता अभियान जो है ये किस स्टेट में जो है चालू किया गया था? तो केरल राज्य में, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ये संपूर्ण साक्षरता अभियान जो है ये केरल राज्य में जो है स्टार्ट किया गया था। 10 नंबर की हम बात करते हैं। तो 10 नंबर में दिया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित होता है 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, या 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो संबंधित होता है ये 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है प्रारंभ होता है। 11 नंबर की हम बात करते हैं। तो 11 नंबर में दिया है यशपाल समिति का गठन जो है कब किया गया था? 1990 में, 1991, 1992 या 1993 में? तो यशपाल समिति का गठन जो है 1992 में किया गया था। उसके बाद में है बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो चारों ऑप्शन दिया है बुनियादी शिक्षा से संबंधित कौन नहीं है? महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बीजी खेर या एस के सिन्हा? तो यहाँ पे जो बीजी खेर है ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, और इसके अलावा महात्मा गांधी हो गए, जाकिर हुसैन और एस के सिन्हा, ये सभी जो है बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद में यहाँ पे 13 नंबर में दिया हुआ है कि पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे इसका जो है पूछ रहा है कि पोषाहार पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, ठीक है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों का विद्यालयों में ठहराव तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, कुपोषण की समस्या को जो है दूर करना। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को जो है कम करना। ये पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा जो दिया है बच्चों का विद्यालयों में ठहराव और वृद्धि करना, ये भी उद्देश्य है, और बच्चों को जो है स्वस्थ और पुष्ट बनाना, ये भी उद्देश्य है। उसके बाद में कुपोषण की समस्या को जो है दूर करना, ये सभी उद्देश्य है। केवल ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड जो दिया है कि शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को जो है कम करना, ये पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्य नहीं है। 14 नंबर में दिया हुआ है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या विलियम बेंटिंक द्वारा, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है ये शिमला शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया था? 1970 में, 1975, 1976 या 1980? तो 1976 में जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में जो है स्थान दिया गया था। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे दिया है कलकत्ता कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? जो कलकत्ता मदरसा और उसके बाद में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है किसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है किया गया था? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलकत्ता मदरसा। इसकी स्थापना अगर आपके एग्जाम में पूछ ले तो 1781 में जो है इसका स्थापना किया गया था। वारेन हेस्टिंग द्वारा जो है की गई थी। जिसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पे उद्देश्य केवल पूछा गया है। तो उद्देश्य था कि मुस्लिम छात्रों को अरबी, फारसी और इस्लामी कानून की शिक्षा प्रदान करना था। और उसके बाद में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1700 जो है 91 में जोनाथन डंकन द्वारा किया गया था। जिसका उद्देश्य था कि हिंदू छात्रों को जो संस्कृत और वेदों की पारंपरिक शिक्षा देना था। तो इस प्रकार से 16 नंबर में जो दिया था कि कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया था, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे 17 नंबर में दिया है कि मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद
इसका तत्कालिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर जो है दूरगामी प्रभाव पड़ा। यानी ये मैकाले की शिक्षा व्यवस्था जो थी ये दोषपूर्ण होने के बावजूद भी जो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसको जो है स्पष्ट करना है। तो मैकाले की शिक्षा नीति की बात करें जिसे 1835 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा को जो है बढ़ावा देने पर ये मैकाले शिक्षा नीति आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो भारतीय और अंग्रेजों के बीच सेतु का कार्य कर सके। किसके किसके बीच में? भारतीय और अंग्रेजों के बीच में जो है सेतु का कार्य कर सके। इसका दूरगामी प्रभाव यह पड़ा कि अंग्रेजी भाषा भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बन गया, ठीक है, और पश्चिमी विचारधारा एवं आधुनिक विज्ञान की ओर भारतीयों का झुकाव बढ़ा। 18 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। जो चार्ल्स वुड ने जो है प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में संबंध में जो सिफारिशें की थी उसके बारे में जो है यहाँ पे लिखना है। तो चार्ल्स वुड ने 1854 ईस्वी में जो है शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो है सुधार का मार्ग प्रशस्त किया था। प्राइमरी से लेकर जो है विश्वविद्यालय स्तर तक जो है शिक्षा का विकास और उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा को जो है मातृभाषा में जो है अनिवार्य करना और शिक्षक प्रशिक्षण और महिला शिक्षा पर जो है जोर देना। तो ये चार्ल्स वुड प्राथमिक शिक्षा के जो है विस्तार के संबंध में ये 3 बातें हैं, ठीक है। उसके बाद में 19 नंबर में दिया हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय और अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो प्राथमिक शिक्षा है इसके संदर्भ में जो है अपव्यय और अवरोधन को जो है स्पष्ट करना है। तो अपव्यय मतलब वेस्टेज का अर्थ होता है कि शिक्षा व्यवस्था में दाखिला लेने वाले बच्चों में से कई बच्चे जो है बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। और अवरोधन स्टेगनेशन का अर्थ होता है कि बच्चे समय पर अपनी कक्षा पास नहीं कर पाते हैं और कई सालों तक एक ही कक्षा में रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपव्यय और अवरोधन को जो है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में हम लोग देखें इसका अर्थ। अब यहाँ पे है पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम, यहाँ पे फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पी मोस्ट का पूरा नाम प्राइमरी मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचिंग यानी प्राथमिक गणित और विज्ञान शिक्षण, ये होता है फुल फॉर्म। उसके बाद में 21 नंबर में दिया है कि SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की जाती थी। तो SOPT मतलब सेल्फ ऑपरेटेड परफॉर्मेंस ट्रेनिंग को प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों हेतु जो है संचालित किया जाता था। अब जैसे एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित किया जाता है, तो डायरेक्ट जो है प्राथमिक स्तर मत लिखिएगा, ऐसे मतलब सेंटेंस में जो है बैठा कर लिखिएगा। 22 नंबर में दिया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित होता है। जो यूपी बेसिक शिक्षा परियोजना है उसके कार्य क्या क्या होते हैं, तो इसकी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्यों के बारे में हम देखते हैं कि बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार सुधार करना, यानी जो शैक्षिक गुणवत्ता होती है उसमें सुधार करना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। उसके बाद में है शिक्षा में सुधार के लिए जो है स्थानीय संसाधनों का जो है उपयोग करना। 23 नंबर की बात करते हैं, विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? स्कूल ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि समुदाय और विद्यालय के बीच जो है सहयोग को किस प्रकार से बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत स्थानीय समुदाय के लोगों को स्कूल की गतिविधियों में जो है शामिल किया जाता है। 24 नंबर में दिया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं में सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलाप का आयोजन किया जाता है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना में शिशुओं को विकास हेतु जो है निम्नलिखित क्रियाकलाप का आयोजन किया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पूर्व प्राथमिक की बात कर रहा है तो खेल आधारित शिक्षा होना चाहिए और उसके बाद में मानसिक और शारीरिक विकास की गतिविधियों को जो है शामिल करना चाहिए। किस प्रकार से मानसिक विकास और शारीरिक विकास में जो है किस प्रकार से वृद्धि और विकास किया जा सकता है। उसके बाद में है रचनात्मक और सामाजिक विकास के लिए जो है कला, संस्कृति और नृत्य को शामिल करना चाहिए। 25 नंबर में दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन है तो सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती है। जो सफल सर्व शिक्षा अभियान है
इसके अनुसार जो है जो सरकार है उसके द्वारा कौन कौन सी योजनाओं को जो है संचालित किया जाता है इसके बारे में लिखना। तो इसके अंतर्गत जैसे हो गया यहाँ पे मिड डे मील स्कीम जो है, मध्याह्न भोजन योजना और विद्यालय विकास योजना और शिक्षकों का प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति कार्यक्रम को जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। 26 नंबर में दिया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। इसमें जो है केवल बालिका लोग जो है पढ़ाई करते हैं। तो कस्तूरबा गांधी जो है आवासीय ये विद्यालय होता है, आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए जो है एक केंद्रीय और राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग तंत्र बनाया गया है, जिसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर जो है अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण इसका किया जाता है। 27 नंबर में दिया हुआ है कि भारत में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है। यहाँ पे है कि जो है मुख्य कठिनाइयों को हम लोग देखते हैं कि भारत में जो निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में जो मुख्य कठिनाइयां हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शिक्षा के प्रति जो है जागरूकता की कमी है। उसके बाद में है शैक्षिक संरचनाओं का अभाव और शिक्षकों की कमी है। बाल श्रम और गरीबी की समस्या है, जो कि ये जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में बाधक उत्पन्न करते हैं। 28 नंबर में दिया है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की जो रणनीतियों के विषय में जो है संक्षेप में लिखना है। तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की रणनीतियां क्या क्या है, जैसे प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस प्रकार से किया जाए और लड़कियों और समाज के पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए। उसके बाद में है विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता में जो है सुधार किस प्रकार से किया जाए। तो ये है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीति, ठीक है, जो कि हमने संक्षेप में जो है वर्णन किया। उसके बाद में 29 नंबर में दिया है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, टोटल लिटरेसी कैंपेन की 3 विशेषताएं लिखना है। तो साक्षरता के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाना और उसके बाद में समाज के हर वर्ग को जो है साक्षर बनाना और जन भागीदारी के माध्यम से साक्षरता अभियान को गति देना। 30 नंबर में दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय होता है। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है इसमें जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ही यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है समाप्त हो चुका है। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे इसकी संख्या 10 होती है। यहाँ पे दिया है कि हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई है क्योंकि बाल श्रम की समस्या भारत में गंभीर थी। इस परियोजना का उद्देश्य 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो है काम करने से रोकना और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना था। इसका लक्ष्य बाल श्रमिकों को शिक्षित कर उन्हें मुख्य धारा में लाना तथा उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में जो है किस प्रकार से सुधार किया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता भारत के लोगों को पड़ी। उसके बाद में 32 नंबर में दिया है कि न्यूनतम अधिगम स्तर, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। या प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है। तो मिनिमम लर्निंग लेवल, MLN, इसका फुल फॉर्म के तौर पर जो है इसको याद कर लीजिएगा। न्यूनतम अधिकतम स्तर की अवधारणा का अर्थ होता है कि प्रत्येक छात्र को अपनी कक्षा और उम्र के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो होती है उसी को कहते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है हासिल करनी चाहिए। यह अवधारणा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी छात्रों को एक समान स्तर पर ज्ञान और कौशल मिले और कोई भी छात्र जो है इससे पीछे ना रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अवधारणा देखा न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है हासिल करना ही न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। उसके बाद में 33 नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षा बिना बोझ के संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव दीजिए। जो शिक्षा बिना बोझ के संबंध में जो यशपाल समिति के
अलग अलग सुझाव थे उसके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। तो यशपाल समिति की बात करें तो 1993 में शिक्षा बिना बोझ, लर्निंग विदाउट बर्डन के संदर्भ में जो है निम्नलिखित सुझाव दिए थे। फर्स्ट है कौन कौन से सुझाव दिए थे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो पाठ्यक्रम होता है वो सरल होना चाहिए और प्रासंगिक बनाना होता है। बच्चों के ऊपर जो है किताबें और होमवर्क का जो है बोझ को जो है कम करना, और उसके बाद में शिक्षण विधियों में बच्चों की रचनात्मकता के साथ साथ जो है जिज्ञासा को बढ़ावा देना। 4 नंबर की बात करें तो परीक्षा प्रणाली में जो है सुधार और निरंतर मूल्यांकन पर जो है जोर देना चाहिए। तो यशपाल समिति का यह मुख्य सुझाव था शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है। उसके बाद में 34 नंबर में दिया है कि केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं की जा सकती है। इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे बुनियादी शिक्षा की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक पेपर में मिलेगा। ये पेपर फर्स्ट में भी जो है आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे है महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा। अगर ये पूछ ले कि बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा प्रणाली में केंद्रीय दस्तकारी पर जोर दिया गया था, जिसमें बच्चों को जो है हस्तकला के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। हालांकि यह शिक्षा की संपूर्णता को जो है नहीं दर्शाता है, क्योंकि आधुनिक समय में विज्ञान हो गया, तकनीक हो गया और अन्य सैद्धांतिक विषयों की भी आवश्यकता होती है। बुनियादी शिक्षा में सुधार की आवश्यकता होती है ताकि यह समाज की जो है बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। 35 नंबर में दिया है कि सन 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार से एक नई दिशा प्रदान की है। ठीक है। यानी जो आज्ञा पत्र था 1813 का, वो भारतीय शिक्षा के इतिहास में किस प्रकार से एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया गया है, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो सन 1813 के चार्टर एक्ट ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की है। इसके तहत भारतीय शिक्षा के लिए पहली बार जो है सरकारी अनुदान की व्यवस्था की गई थी और 1 लाख रुपए सालाना शिक्षा के लिए जो है आवंटित किया गया था। इसके साथ ही भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ जो है विज्ञान का ज्ञान देने की योजना बनी थी, जिससे भारत में औपचारिक शिक्षा प्रणाली का जो है विकास हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे 36 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे निस्पंदन सिद्धांत क्या होता है, इसी को कहते हैं डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जो है उच्च वर्ग को जो है शिक्षा दी जाए, और जिस प्रकार से एक मतलब चाय छानने वाला छननी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं जब छानते हैं तो ऊपर जो होता है ये चाय पत्ती ऊपर हो जाता है और नीचे चाय गिर जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं अगर उच्च वर्ग को जो है शिक्षा दी जाए तो छन छन के ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इसको जो है शिक्षा धीरे धीरे विस्तारित हो जाएगी। तो यही है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि उच्च शिक्षा के सीमित लोगों को जो है शिक्षा देकर उन्हें समाज का नेतृत्व करने की योग्य बनाया जाए, और उनकी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा और संस्कृति का विस्तार शेष शेष जो है समाज में होगा। यह सिद्धांत मैकाले द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी है, निस्पंदन सिद्धांत, ये किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। तो ये मैकाले के द्वारा जो है दिया गया था, जिसका उद्देश्य होता है अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा देकर भारत के उच्च वर्ग को जो है शिक्षित करना। इसका ये मुख्य उद्देश्य था। 37 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव को जो है लिखना है। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो है जो सुझाव दिए गए थे उसको यहाँ पे लिखना है। तो सुझाव की हम अगर बात करें तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण और सभी बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये सुझाव थे। उसके बाद में बालिका शिक्षा को जो है विशेष महत्व देना और गैर औपचारिक शिक्षा को जो है बढ़ावा देना। उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में समाज और निजी संगठनों की भागीदारी को जो है सुनिश्चित करना, और शिक्षक प्रशिक्षण को जो है सुदृढ़ करना। जो टीचर होते हैं उनको जो है ट्रेनिंग करके सुदृढ़ किस प्रकार से किया जाए।
38 नंबर में दिया हुआ है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या थी। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याओं के बारे में अगर हम बात करें, तो शिक्षकों की जो है पर्याप्त संख्या और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। शिक्षकों की यहाँ पे पर्याप्त अपर्याप्त संख्या और प्रशिक्षक शिक्षकों की कमी है, ठीक है, जो ट्रेनिंग के दौरान आते हैं। उसके बाद में सेकंड देखें तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे और संसाधनों का अभाव है, ठीक है। जो संसाधन होते हैं, बुनियादी ढांचा होता है, उसका अभाव है। और उसके बाद में है बाल विकास के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शैक्षिक सामग्री का अभाव है, ठीक है। उपयुक्त पाठ्यक्रम और जो शिक्षा में सामग्रियां प्रयोग की जाती है, उसका जो है अभाव है। वित्तीय सहायता और जागरूकता की भी कमी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या-क्या हैं। 39 नंबर में दिया है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे है शिक्षा को जो है सार्वभौमिकरण से अभिप्राय होता है कि हर बच्चे को उसकी जाति, धर्म और लिंग की आर्थिक स्थिति से परे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान किया जाए। इसका उद्देश्य होता है कि शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ जो है शिक्षा में भेदभाव को जो है समाप्त करना और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। 40 नंबर में ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पेपर का। यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो जो एनसीएफ 2005 है, इसके प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत की जो है विवेचना करना है। तो निम्नलिखित सिद्धांत है, जैसे हो गया ज्ञान को जो है पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना बनाते हुए इसको वास्तविक जीवन से जो है जोड़ना चाहिए और रटने के बजाय जो है समझ और रचनात्मकता पर जोर देना चाहिए। बच्चों की सामाजिक, सांस्कृतिक और भावात्मक जरूरतों को जो है ध्यान में रखकर जो है शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बालिका शिक्षा और पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा को जो है प्राथमिकता देना। उसके बाद में है शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार और लचीलेपन की स्वतंत्रता देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये पेपर 2016 का ये बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया है। और इसके अलावा अन्य पेपर को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पे जो है लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप लोग जो है पूरा पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया 2016 का। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो है आप सभी लोगों को इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके 2016 का ये पेपर था। इसके बाद में हम लोग देखेंगे 2017 का पेपर, ठीक है। तो 2023 तक हम लोग देखेंगे लगातार। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में मिलते हैं, इसके नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।